नमस्कार। शिक्षा इंजन यूट्यूब चैनल पर सभी भावी पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों का जो डीएसएसबी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये खास सत्र आप ही के लिए तैयार किया गया है। हमारा विषय है आज विश्व इतिहास का एक ऐसा निर्णायक मोड़ जिसने सच में दुनिया को बदल दिया, फ्रांसीसी क्रांति। हम इसके सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उन पर फोकस करेंगे और उन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे जो डीएसएसबी परीक्षा के लिहाज से आप जानते हैं काफी अहम है। और हाँ, ये भी बता दें कि ये सारी जानकारी और चर्चा एनसीईआरटी आधारित पैटर्न को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में हो। तो चलिए इस अहम विषय की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है वो क्रांति की पहली चिंगारी से जुड़ा है। 14 जुलाई 1789। इस तारीख में ऐसा क्या खास था और इसी दिन को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत क्यों माना जाता है? जी देखिए, 14 जुलाई 1789 को पेरिस में जो गुस्साई हुई भीड़ थी उसने बास्तील के किले पर धावा बोल दिया। जी। वो उस समय एक जेल की तरह इस्तेमाल होता था, पर ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था। समझना होगा, बास्तील का किला जो था वो शाही यानी राजा की जो निरंकुश सत्ता थी उसका और दमन का एक बहुत बड़ा प्रतीक, एक सिंबल बन चुका था। आम लोगों में ये भावना थी कि राजा अपनी मनमानी करता है और बास्तील उसी मनमानी का एक गढ़ है। इसलिए जब भीड़ ने इस पर कब्जा किया तो ये महज एक जेल का टूटना नहीं था, बल्कि ये राजा के असीमित अधिकार और जुल्म के खिलाफ जनता की एक प्रतीकात्मक जीत थी। इसी घटना ने, आप कह सकती हैं, क्रांति की ज्वाला को सही मायनों में भड़काया और उसे एक व्यापक रूप दिया। इसीलिए इसे क्रांति की औपचारिक शुरुआत मानते हैं। बास्तील का पतन, हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक रहा होगा। जैसे निरंकुशता की दीवारें ढह गई, लेकिन इस विस्फोट से पहले भी जमीन तो तैयार हो ही रही थी, है ना? खासकर समाज के उस बड़े हिस्से में जिसे तीसरा एस्टेट कहते थे। इस तीसरे एस्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली क्यों घोषित कर दिया? और फिर वो जो मशहूर टेनिस कोर्ट शपथ थी 20 जून 1789 वाले, उसका क्या महत्व था? जरा इस पर रोशनी डालें। हाँ, इसे समझने के लिए पहले फ्रांस के समाज की जो संरचना थी उसे देखना जरूरी है। उस समय फ्रांस का समाज मोटे तौर पर 3 वर्गों या एस्टेट्स में बटा था। पहला एस्टेट था पादरी वर्ग, मतलब चर्च से जुड़े लोग। दूसरा एस्टेट कुलीन वर्ग, यानी अमीर जमींदार और शाही खानदान वाले लोग। और तीसरा एस्टेट था बाकी सब, मतलब किसान, मजदूर, कारीगर, वकील, व्यापारी, शिक्षक। लगभग 97% आबादी इसी में आती थी। अब समस्या ये थी कि तीसरे एस्टेट की आबादी तो बहुत ज्यादा थी, पर अधिकार और राजनीतिक शक्ति वो बहुत कम थी। तो जब एस्टेट्स जनरल, जो एक तरह की संसद थी, उसकी बैठक बुलाई गई तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों को लगा कि भाई, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, क्योंकि वोटिंग का तरीका पुराना था। हर एस्टेट का एक वोट, न कि हर प्रतिनिधि का। तो उन्होंने एक तरह से विद्रोह किया, खुद को पूरे फ्रांस का प्रतिनिधि घोषित किया और अपना नाम रखा नेशनल असेंबली। और जब राजा के आदेश पर उन्हें उनके सभा भवन में घुसने से रोक दिया गया तो वो पास के ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। वहां उन्होंने शपथ ली कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बन जाता जिसमें जनता की भागीदारी हो, तब तक वो साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। ये टेनिस कोर्ट शपथ इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आम जनता के प्रतिनिधियों द्वारा राजा की इच्छा के खिलाफ जाकर संगठित राजनीतिक इच्छा शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन था। उन्होंने दिखा दिया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, बल्कि पुराने सिस्टम को सीधी चुनौती थी, एक ऐलान था। और फिर कुछ ही हफ्तों में बास्तील का पतन हो गया। आपने बताया कि ये निरंकुशता के पतन का प्रतीक था। क्या इसके और भी गहरे मतलब थे आम लोगों के लिए? बिल्कुल थे। बास्तील सिर्फ राजा की ताकत का निशान नहीं था। आम लोगों के लिए तो वो सालों के अन्याय, अत्याचार और शाही दमन का एक जीता जागता सबूत था। उस किले में अक्सर राजनीतिक कैदियों को, जो राजा के खिलाफ बोलते थे, उन्हें बिना मुकदमा चलाए बंद कर दिया जाता था। तो जब लोगों ने उसे तोड़ा, उसके पत्थर तक उखाड़ कर ले गए, तो ये उनकी जो दबी हुई नफरत थी और आज़ादी की जो तीव्र इच्छा थी, उसका प्रतीक बन गया। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत भी थी। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि हाँ, हम एक होकर सबसे शक्तिशाली सत्ता को भी झुका सकते हैं।
बास्तील का गिरना एक तरह से भविष्य की उम्मीद और आज़ादी की एक जलती हुई मशाल बन गया। स्पष्ट है, बिल्कुल। तो नेशनल असेंबली बन गई, बास्टील गिर गया, जनता ने अपनी ताकत दिखाई। अब इस नई नेशनल असेंबली ने देश को एक नई दिशा देने के लिए क्या किया? मतलब 1789 से 1991 के बीच क्या ठोस कदम उठाए गए, क्या बड़े सुधार हुए? इसमें नेशनल असेंबली ने फ्रांस के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने वाले कई बुनियादी मतलब फंडामेंटल सुधार किए। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कदम था सामंती व्यवस्था का अंत, फ्यूडलिज्म जिसे कहते हैं। सदियों से जो विशेषाधिकार चले आ रहे थे, जो कुलीन वर्ग और पादरियों को जन्म से मिलते थे, जैसे टैक्स ना देना, किसानों से वसूली करना, उन्हें खत्म कर दिया गया। ये समानता की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। दूसरा, अगस्त 1789 में मनुष्य एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ये एक क्रांतिकारी दस्तावेज था जिसने स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति का अधिकार और अत्याचार के विरोध का अधिकार जैसे सिद्धांत स्थापित किए। इसने ये भी कहा कि संप्रभुत्व मतलब असली ताकत राजा में नहीं बल्कि राष्ट्र में है, जनता में है। तीसरा, 1791 में फ्रांस का पहला लिखित संविधान बनाया गया जिसने देश को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया। यानी राजा तो रहा लेकिन उसकी शक्तियां अब कानून से सीमित हो गईं और कानून बनाने का अधिकार चुनी हुई नेशनल असेंबली को मिल गया। इन सुधारों ने फ्रांस को मध्ययुगीन व्यवस्था से निकालकर आधुनिक युग की दहलीज पर ला खड़ा किया। ये तो वाकई बहुत बड़े बदलाव थे, मतलब पूरी सत्ता की संरचना ही बदल दी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कागजी बदलाव अपनी जगह होते हैं और आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें अपनी जगह। इसी से जुड़ा है अक्टूबर 1789 का वर्साय पर महिलाओं का मार्च। ये क्या घटना थी और इसके क्या नतीजे निकले? ये भी काफी महत्वपूर्ण लगता है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। अक्टूबर 1789 आते आते पेरिस में रोटी की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं और उसकी भारी कमी हो गई थी। इससे आम लोगों में, खासकर महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा था, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी तो उन्हीं पर होती थी ज्यादातर। तो 5 अक्टूबर को हजारों की संख्या में पेरिस की महिलाएं, जिनमें बाजारों में काम करने वाली मतलब मजबूत इरादों वाली महिलाएं ज्यादा थी, वो हाथों में जो मिला हथियार, लाठियां लेकर पेरिस से वर्साय के शाही महल की ओर चल पड़ी, करीब 20 किलोमीटर पैदल। उनका मुख्य नारा था रोटी दो। वो सिर्फ रोटी नहीं मांग रही थीं, उन्हें ये भी शक था कि राजा और रानी वर्साय में ऐश कर रहे हैं और क्रांति को दबाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने महल को घेर लिया और मांग की कि शाही परिवार पेरिस वापस चले ताकि वो जनता की निगरानी में रहें। भारी दबाव और थोड़ी हिंसा के माहौल के बीच राजा लुई 16 को आखिर उनकी मांग माननी पड़ी और अगले दिन पूरा शाही परिवार पेरिस आ गया। इस घटना का महत्व ये है कि इसने दिखाया कि क्रांति सिर्फ पुरुषों या पढ़े लिखे नेताओं की नहीं थी, आम महिलाएं भी राजनीतिक बदलाव लाने में सक्षम थी। इसने जनता की सीधी कार्रवाई की ताकत को एक बार फिर से साबित कर दिया। महिलाओं का मार्च, हाँ, ये दिखाता है कि क्रांति की लहर समाज के हर तबके तक, हर कोने तक पहुंच रही थी। लेकिन राजा लुई 16 जो जनता के दबाव में पेरिस तो आ गए, उनका अंत बड़ा दुखद और नाटकीय हुआ। जनवरी 1793 में उन्हें फांसी क्यों दे दी गई? इसका क्या असर हुआ? देखिए, संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद भी राजा लुई 16 और क्रांति के जो नेता थे, उनके बीच भरोसा कभी बन नहीं पाया। अविश्वास बना रहा। राजा पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो दिल से क्रांति के साथ नहीं है और चुपके चुपके बाहरी ताकतों से, खासकर ऑस्ट्रिया से, जहां की रानी मैरी एंटोनेट थीं, मदद मांग रहे हैं ताकि राजशाही को फिर से पूरी तरह बहाल किया जा सके। फिर जब राजा ने जून 1791 में देश से भागने की कोशिश की और वो पकड़े गए, तो ये शक और पक्का हो गया। बाद में जब फ्रांस का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा जैसी ताकतों से छिड़ा, तो राजा पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। जो नई सभा बनी थी, कन्वेंशन, जिसने गणतंत्र घोषित किया था, उसने राजा पर मुकदमा चलाया। बहुमत ने उन्हें दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। 21 जनवरी 1793 को उन्हें पेरिस के एक मुख्य चौराहे पर सबके सामने सार्वजनिक रूप से गिलोटीन द्वारा फांसी दे दी गई। गिलोटीन वो मशीन थी जो उस समय इजाद हुई थी सर धड़ से अलग करने के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी,
ये फ्रांस में हजारों साल पुरानी जो राजशाही संस्था थी उसका अंत था। इसने फ्रांस को एक गणतंत्र बना दिया और यूरोप के बाकी राजाओं में खलबली मचा दी। राजा की फांसी, उसके बाद तो माहौल जाहिर है और भी ज्यादा तनावपूर्ण और शायद अस्थिर हो गया होगा। शायद इसी पृष्ठभूमि में वो दौर शुरू हुआ जिसे रॉब्सपियर के नेतृत्व वाला आतंक का शासन कहते हैं, 1793-94 का। इस दौर की मुख्य पहचान क्या थी? इसे इतना भयावह क्यों माना जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। राजा की फांसी और बाहरी युद्धों के खतरे ने क्रांति को और ज्यादा रेडिकल, उग्र बना दिया। देश के अंदर भी विद्रोह हो रहे थे। ऐसे माहौल में मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर के नेतृत्व में एक समिति बनी, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी या जन सुरक्षा समिति। उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली। उनका मानना था कि क्रांति को बचाने के लिए बहुत कठोर, यहाँ तक कि क्रूर कदम उठाने जरूरी हैं। इसी दौर को आतंक का शासन या रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान थी क्रांति के जो भी कथित दुश्मन थे उनके प्रति शून्य टॉलरेंस, शून्य सहिष्णुता। हजारों लोगों को, इनमें सिर्फ कुलीन और पादरी ही नहीं थे बल्कि वो आम लोग भी शामिल थे जिन पर ये शक था कि वो क्रांति का ठीक से समर्थन नहीं कर रहे या वो संदिग्ध हैं, उन्हें बिना ढंग के मुकदमे के या सिर्फ शक के आधार पर गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। रॉब्सपियर और उसके साथी ये मानते थे कि वो सद्गुण और न्याय स्थापित करने के लिए आतंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में ये राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने का एक तरीका बन गया। पेरिस और दूसरे शहरों में गिलोटीन मशीन लगातार चलती रही। इससे एक डर का, एक भय का माहौल बन गया। ये क्रांति का सबसे ज्यादा खून खराबे वाला और विरोधाभासी दौर था। मतलब विडंबना देखिए, स्वतंत्रता के नाम पर ही स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा था। आतंक का शासन, नाम ही अपने आप में काफी कुछ बयान कर देता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। यह आतंक का दौर आखिर खत्म कैसे हुआ? रॉब्सपियर का पतन कैसे हुआ? जैसे जैसे ये आतंक बढ़ता गया और रॉब्सपियर की ताकत एक जगह सिमटती गई, उसके अपने ही साथियों और जो कन्वेंशन के सदस्य थे उनमें डर बढ़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि भाई अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। रॉब्सपियर तो एक तानाशाह बनता जा रहा है जो जरा सी भी असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने अपने कई पुराने साथियों को भी मरवा दिया था। तो जुलाई 1794 में, जिसे फ्रांसीसी कैलेंडर में थर्मिडोर का महीना कहते हैं, कन्वेंशन के उन सदस्यों ने जिन्हें डर था कि अगला नंबर उनका हो सकता है, वो सब एकजुट हो गए। उन्होंने रॉब्सपियर और उसके करीबी साथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अगले ही दिन 28 जुलाई 1794 को बिना किसी लंबे मुकदमे के रॉब्सपियर को उसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया जिसका उसने हजारों लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। उसकी मौत के साथ ही आतंक के शासन का जो सबसे भयानक दौर था वो खत्म हो गया। इसके बाद गिरफ्तारियों और फांसियों में भारी कमी आई। समाज में एक तरह की राहत की सांस ली लोगों ने, लेकिन साथ ही ये भी अनिश्चितता थी कि भाई अब आगे क्या होगा। रॉब्सपियर के अंत के बाद फ्रांस ने फिर से शायद एक कम उग्र और ज्यादा स्थिर व्यवस्था बनाने की कोशिश की होगी, है ना? इसी कड़ी में 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी का शासन आया। ये डायरेक्टरी क्या थी और ये क्यों फ्रांस को स्थिरता देने में नाकाम रही? ये भी एक सवाल बनता है। वे कन्वेंशन ने एक नया संविधान बनाया, 1795 का संविधान। इसमें कोशिश ये की गई कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक छोटे गुट के हाथ में न सिमट जाए। इसलिए एक 5 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाई गई जिसे डायरेक्टरी कहा गया, और विधायिका के भी 2 सदन बनाए गए। इरादा तो अच्छा था, शक्ति का बंटवारा, विकेंद्रीकरण, लेकिन ये व्यवस्था बुरी तरह फेल हो गई। इसके कई कारण थे। पहला, डायरेक्टरी के जो 5 सदस्य थे वो अक्सर आपस में ही सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। इससे सरकार बहुत कमजोर हो गई। दूसरा, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। तीसरा, देश अभी भी आर्थिक संकट से और युद्धों से जूझ रहा था और डायरेक्टरी इनका कोई असरदार हल नहीं निकाल पाई। लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, विद्रोह होते रहे, षड्यंत्र चलते रहे। इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो डायरेक्टरी का शासनकाल एक तरह का संक्रमण काल था। वो न तो क्रांति की ऊर्जा को संभाल पाया और न ही देश को स्थायी शांति दे पाया। और इसी कमजोरी और अव्यवस्था ने ही एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए रास्ता साफ कर दिया जो स्थिरता का वादा कर सके। और वो शक्तिशाली व्यक्ति थे नेपोलियन बोनापार्ट, जिनका नाम तो आज भी दुनिया जानती है।
तो हमारा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। नेपोलियन 1799 में सत्ता पर काबिज कैसे हुआ और क्या उसके आने से क्रांति का अंत हो गया? हाँ, डायरेक्टरी के शासनकाल में फ्रांस ने कई युद्ध लड़े और इन्हीं युद्धों में एक युवा और बहुत महत्वाकांक्षी सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट उसने बहुत नाम कमाया। वो अपनी मिलिट्री जीतों के कारण जनता में काफी लोकप्रिय हो गया था। डायरेक्टरी की लगातार बढ़ती अलोकप्रियता और देश में जो राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसका फायदा उठाते हुए नेपोलियन ने नवंबर 1799 में एक सुनियोजित सैन्य तख्तापलट किया। इसे कूदेता कहते हैं। फ्रांसीसी कैलेंडर के हिसाब से ये 18 ब्रूमेयर की घटना है। उसने डायरेक्टरी को भंग कर दिया और 3 कौंसलों की एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें वो खुद प्रथम कौंसल बना और असल में सारी शक्तियां उसी के हाथ में आ गई हैं। कुछ ही सालों में 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो इस तरह जिस क्रांति की शुरुआत राजशाही को खत्म करने के लिए हुई थी, उसका अंत एक सम्राट के शासन में हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, नेपोलियन के सत्ता में आने से क्रांति का जो गणतंत्रवादी और लोकतांत्रिक चरण था उसका अंत हो गया। हालांकि ये कहना भी शायद पूरी तरह सही नहीं होगा कि उसने क्रांति को पूरी तरह मिटा दिया। नेपोलियन ने फ्रांस में व्यवस्था और कानून का शासन स्थापित किया, जैसे उसका नेपोलियनिक कोड बहुत मशहूर है, और उसने क्रांति के कुछ विचारों को, जैसे कानून के सामने समानता, हालांकि पूरी तरह नहीं, और योग्यता को महत्व देना, इनको बनाए रखा और यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैलाया भी। लेकिन हाँ, राजनीतिक स्वतंत्रता और जनसंप्रभुता के जो आदर्श थे उन्हें उसने निश्चित रूप से समाप्त कर दिया। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी के कुछ बेहद अहम पड़ाव। 14 जुलाई 1789 को बास्तील का पतन, जिसने क्रांति का बिगुल फूंका। फिर टेनिस कोर्ट शपथ, जिसने तीसरे स्टेट के इरादों को जाहिर किया। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा, जिसने नए आदर्श स्थापित किए। आतंक का वो भयानक शासन, जो क्रांति का सबसे काला अध्याय साबित हुआ। और फिर डायरेक्टरी की नाकामी के बाद नेपोलियन का उदय, जिसने एक तरह से क्रांति को समाप्त कर एक नए साम्राज्यवादी युग की नींव रखी। ये सभी घटनाएं और उनके पीछे के कारण, जैसा हमने शुरू में कहा, डीएसएसबी परीक्षा के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बात और उभर कर आती है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति अपने आप में बहुत जटिल और विरोधाभासी थी। एक तरफ इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान आदर्शों को दुनिया के सामने रखा, नागरिक अधिकारों और राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और आने वाली सदियों में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के आंदोलनों को प्रेरणा दी। वहीं दूसरी तरफ इसने भयानक हिंसा, आतंक और अस्थिरता का दौर भी देखा और आखिरकार एक तानाशाह के शासन में बदल गई। लेकिन इसके बावजूद क्रांति ने जो सवाल उठाए थे, व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, सरकार का आधार क्या होना चाहिए, समानता का मतलब क्या है, ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इसका स्थायी प्रभाव इस बात में है कि इसने हमेशा के लिए राजनीति और समाज के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया। इन गहरी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि शिक्षा इंजन चैनल के माध्यम से डीएसएसबी उम्मीदवारों के लिए प्रस्तुत की गई ये विस्तृत चर्चा उनकी तैयारी को और मजबूत करने में मददगार साबित होगी। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर मनन किया जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा तो दिया, लेकिन उसे हासिल करने के लिए अत्यधिक हिंसा का रास्ता भी अपनाया। क्या आदर्शों और यथार्थ के बीच का ये तनाव, मतलब ऊंचे लक्ष्य और उन्हें पाने के तरीके, आज भी दुनिया भर में होने वाले सामाजिक और राजनीतिक बदलावों या आंदोलनों में किसी न किसी रूप में नजर आता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।